हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज थॉमस हॉब्स। हमने पिछली वीडियो में मैकियावेली के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। आई होप सारे लोगों ने वो पूरी पॉलिटिकल थिंकर ख़त्म कर लिए होंगे, उन्हें समझ लिया होगा, उनके नोट्स बना लिए होंगे। और अगर आपको कोई भी चीज़ कोई भी डाउट लगा हो तो प्लीज़ आप मैंने बहुत बार बोला है कि आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। आई विल पर्सनली रिड्रेस योर डाउट। ओके, तो इसमें हमने जब देखा था मैकियावेली किस तरीके की बातें करते हैं कि प्रिंस अपनी जो उनकी मेजर बुक है द प्रिंस, उसमें वो मोनार्क को एकदम क्रूअल कहते हैं और जो धोखाधड़ी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इमोरल बातें करते हैं और सेकुलर कैरेक्टर अपना दर्शाते हैं लोगों को। ठीक है, उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में हमें दूसरे इंपॉर्टेंट थिंकर देखने को मिलते हैं, थॉमस हॉब। इनके भी विचार कुछ कुछ मैकियावेली से मिलते जुलते हैं और इनकी ही सारी बहुत सारी चीज़ों का क्या है इन्फ्लुएंस रहा है। मैकियावेली के जो थॉट्स थे उनका इन्फ्लुएंस किस पे रहा है, थॉमस हॉब्स पे रहा है। जब हम मैकियावेली के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर एक स्टेटमेंट आया था कि थॉमस हॉब के जैसे ही जो मैकियावेली थे वो पेसिमिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, प्रैग्मेटिज्म की बात करते थे और मोरालिटी को एकदम से स्टेट पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा अलग रखने की बात करते थे। ठीक है, तो इन दोनों थिंकर्स को हम एक साथ क्यों नहीं पढ़ते, अलग अलग क्यों पढ़ते हैं और इनमें कौन कौन से स्लाइटली डिफरेंसेस हैं वो सारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे और देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लो जो थॉमस हॉब है वो भी 1617 के ही थिंकर हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड के थिंकर हैं। तो इनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे अच्छी हो रही हैं, चाहे बुरी हो रही हैं, चाहे वॉर हो रहे हैं, चाहे बहुत ज़्यादा स्टेट में अनस्टेबिलिटी है, उन्हीं से क्या है इनके पॉलिटिकल थॉट्स डेवलप होंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको आइडियोलॉजीज़ के बारे में बताया था कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे ओपिनियटेड आइडियाज़ होते हैं वो हमारे सराउंडिंग्स को देख के होते हैं। आपके आइडियाज़ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा लिबरल हों, बहुत अच्छे हों, क्योंकि आपको फ्रीडम है हर चीज़ की, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हुई, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, किसी भी चीज़ की आपको फ्रीडम है। तो उस वजह से आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और लिबरल है और इन्हीं सारी चीज़ों की बात करते हैं। लेकिन आप एक ऐसी कंट्री को सोचिए जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस बेसिस को मानती है, चाहे कोई भी इस्लामिक कंट्री मत उठा लेती हूँ, ऐसे मेरा पर्पस नहीं है, बस मैंने मान लिया है। आप अगर सीरिया जैसे कंट्री को उठा लो, ईरान के जैसे कंट्री को उठा लो, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये बन जाते हैं कि वहाँ के लोग ना कंजर्वेटिव रहना ही पसंद करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें हमेशा धर्म से जुड़े रहना चाहिए, कभी भी इससे डिपार्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक तरीके से जब अनैतिक मार्ग पे चलने लगते हो तो आपका सिर्फ पतन होता है। तो इस तरीके की बात है वो लोग कहते हैं। तो ये जो उनके आइडियाज़ हमसे डिफरेंट क्यों, क्योंकि वो सराउंडिंग में पले बड़े हैं, उन्होंने वही माहौल देखा है, वो उसी को ही एडॉन करते हैं। लेकिन हमारा माहौल कैसा है, हमारा माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। हमने डेमोक्रेसी को पढ़ा है, हम कुछ भी लिखने की आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, हम इवन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट को चेंज करने की हमारे पास राइट्स हैं। तो ये सारे राइट्स हमारी क्या करते हैं, आइडियोलॉजी को शेप करते हैं। तो थिंकर्स बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। जो यूरोप के लोग सोचते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी थिंकिंग अलग होगी, जो लोग क्या अफ्रीका में सोचते हैं या फिर जो लोग एशिया में सोचते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम थॉमस हॉब्स के यहाँ पे आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। इन्होंने कौन कौन से अपने मेजर पॉलिटिकल आइडियाज़ दिए थे और इनका कौन सा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे पॉलिटिकल फिलॉसफी में। ठीक है, तो सबसे पहले इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे। ही वॉज बॉर्न इन 1588 ड्यूरिंग स्पेनिश अर्मेडा क्राइसिस, फियर ऑफ वॉर शेप हिज थॉट। देखो, मैं इनकी ना थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताती हूँ। ये जो हॉब्स है इनका जन्म हुआ था एक फैमिली में जो कि नॉर्मल फैमिली थी, मतलब मिडिल क्लास फैमिली थी। लेकिन इनके पापा ने इनको छोड़ दिया था, मतलब अबंडन कर दिया था, छोड़ के वो कहीं चले गए थे। तो इनके अंकल ने इनको पढ़ाया लिखाया। अंकल ने इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, जो कि बहुत ज़्यादा आपने अच्छे से जानी पहचानी होगी कि हाँ भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनकी पढ़े लिखे हैं, तो मतलब अच्छे ही वेल्दी होंगे इनके अंकल। तो वहाँ पढ़ाया, वहाँ इनकी जो जान पहचान थी वो एक रॉयल प्रिंस के बेटे वगैरह इन सब से होती रही। तो इस तरीके से हम जब बात करते हैं तो आगे चल के इनकी किस्मत इस तरीके से बदल गई कि पूरी तरीके से जो मोनार्किकल स्ट्रक्चर था उससे इन्फ्लुएंस हो गए। क्योंकि वहाँ पे जब वो अकेडमी में गए तो उनका जो उठना बैठना था, उनके दोस्त थे या फिर इनके जो डिसिपल्स थे, जितने भी इनके जो स्टूडेंट थे, वो बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर रॉयल फैमिली से बिलोंग करने के बाद इनकी जो मुलाकातें थी, इनका जो एक तरीके से कहते हैं स्टेटस था, वो इतना ऊपर उठेगा कि बड़े बड़े लोगों से मिलने लगे। एक स्टेटमेंट में बोला ये गैलीलियो से भी मिले थे, जो तब के बहुत बहुत महान साइंटिस्ट थे। तो इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। और साथ ही में क्या होता है, इनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा वॉर होते हैं। ठीक है, हर जगह वॉर होते हैं, चाहे वो क्रूसेड्स हो गए, चाहे वो धर्म के वॉर हो गए, चाहे लोग बहुत ज़्यादा अपनी आइडियोलॉजीज़ को शेप कर रहे हैं, अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं, तभी ये अपने आइडियाज़ को शेप करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी भी थिंकिंग कब डेवलप होती है, जब अपने सराउंडिंग में चीज़ों को देखते हैं। तो जब ये 1588 में जब इनका जन्म हुआ था तब स्पेनिश में एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई थी। ठीक है, और उस क्राइसिस की वजह से इनके थॉट्स डेवलप हुए, मतलब एक डर का माहौल जब उस देश में पनप गया था, तो वहाँ के लोगों के डर के
माहौल में किस तरीके की वो सोच सकते हैं, किस तरीके के विचार हो सकते हैं, तो वही इन्फ्लुएंस आपको थॉमस हॉब्स के आइडिया में देखने को मिलेगा। एंड ही ऑल्सो विटनेसेस इंग्लिश सिविल वॉर। देखो यहाँ पे जो इंग्लिश सिविल वॉर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि इंग्लिश सिविल वॉर का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा, इन्फ्लुएंस पड़ा, वो किस थिंकर पे पड़ा, तो वो है थॉमस हॉब्स की, ठीक है। ये 1642 से 1651 तक चला था, ठीक है। यहाँ पे जब ये वॉर हुआ था, सिविल वॉर का मतलब होता है जब वहाँ के आम नागरिक सड़कों पर उतर आते हैं, वो आके क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार से अपनी बात मनवाते हैं, या फिर वो कहते हैं चर्च की अथॉरिटी को कम करो, स्टेट को थोड़ा ऊपर लेकर आओ और चर्च को स्टेट से दूर करो, ताकि हम बहुत ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर्स को हम देख सकें और पावर सिर्फ और सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करे, ना कि चर्च। तो इस तरीके की बातें ये देखने को मिलती हैं। तो जब इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था इस 1642 से 1651 टाइम पीरियड में, तो पूरे ही राज्य में इंस्टेबिलिटी थी, कोई एक प्रॉपर में मुनार्क देखने को नहीं मिलता है, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्योस फैला हुआ है, लोगों में डर का माहौल है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई राजा बन सकता है और किसी भी राजा ने अगर ये आदेश दे दिया कि जाओ हमारे नगर के सारे लोगों को मार दो, तो लोगों के मन में क्या है, कॉन्स्टेंट फियर है, ठीक है। साथ में वायलेंस भी फैले हुए, जब कहीं पे प्रोटेस्ट होता है, यहाँ पे कहीं पे भी लोग जब भीड़ पे इकट्ठे हो जाते हैं, सड़कों पे इकट्ठे हो जाते हैं भीड़ की फॉर्म में, तो वहाँ पे वायलेंस होता ही है, ठीक है। होता ही कि मतलब अल्टीमेटली वो वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सरकार के जो आदमी हैं या फिर स्टेट है वो आपको रेसिस्ट करेगा, आप आगे बढ़ोगे तो दोनों के बीच में जब झड़प होगी वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आप उनके तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वायलेंस होगा। जब वायलेंस होगा तो भाई दंगे फसाद तो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, मौतें भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें किसने देखी थी? ये थॉमस हॉब ने देखी थी अपने टाइम पीरियड में। और एक एनार्की की सिचुएशन भी उन्होंने देखी थी। एनार्की का सिचुएशन का मतलब होता है जब कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने को तैयार नहीं होता है, जब कोई प्रॉपर स्टेट नहीं होता है, जब कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं होती, तो लोग अपनी मनमानी करते हैं, और जब लोग अपनी मनमानी करते हैं तो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, तहस नहस करते हैं। अगर आज इंडिया में सारे लोगों को अपनी मनमानी करने दिया जाए, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी, सारे लोग अपने मन की करेंगे। और लोग आपको पता है कितने सेल्फिश होते हैं, कितने कनिंग होते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना होता है। तो यही सारी बात कौन करते हैं? थॉमस हॉब करते हैं। एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, देखो इनके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस पड़ा था? इनका साइंटिफिक रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस पड़ा। देखो यहाँ पे आ गया ना, गैलीलियो हो गए, कैपलर हो गए, डेस्कार्ट हो गए। तो आपने ये गैलीलियो, कैपलर और डेस्कार्ट को आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। गैलीलियो की थ्योरी है जिसमें वो प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं, कैपलर का लॉ बताते हैं, ठीक है। डेस्कार्ट, ये सारे बहुत ज़्यादा मेजर साइंटिस्ट रहे हैं। तो जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन चलाता है पूरे यूरोप में, उसमें चाहे बल्ब का आविष्कार हो रहा हो, कंप्यूटर का आविष्कार हो रहा हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा हो, और लोग साइंटिफिक बातें कर रहे हों और टेलीस्कोप वगैरह बना रहे हों, अर्थ के बारे में सोचो, तो ये जब इनका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक माइंडसेट के लोगों में बैठते थे, ये इन महान लोगों से मिले हुए थे। और सोचो ये बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली थे, लेकिन इनकी किस्मत इतनी जल्दी चेंज हो गई कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे, ठीक है। तो इन सारे साइंटिफिक रेवोल्यूशन का भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। क्यों? इनके सारे लोगों के बीच में रहते थे, तो इनके सारे लोगों के जैसे ही ये बातें किया करते थे। एंड द राइज ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड रैशनलिज्म, और इसी के साथ साथ क्या होता है, इम्पीरियलिज्म और रैशनलिज्म का राइज होता है, ठीक है। रैशनलिज्म का राइज होता है जब आप तर्कवादी बन जाते हो, सोचने लगते हो। क्यों? देखो गैलीलियो जो हैं, या फिर कैपलर हैं, या फिर और भी साइंटिस्ट हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जो चर्च ने हमें चीज़ें बना के दे दी हैं, हमें नहीं, इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पीरियड में चर्च जो होता था बहुत पावरफुल होता था, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, उससे क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो आपने देखा होगा धर्म में किस तरीके की चीज़ों को डिफाइन किया गया है, आप बहुत अच्छे से, यू गाइज आर वेल अवेयर ऑफ इट, ठीक है। कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये बोल दिया कि ये होता था वो होता था। आज आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पीपल एथियस्ट हैं, ठीक है, भगवान में बिलीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो गया है, वो सोच सकते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है, हमें प्रूफ करके दिखाओ। तो ये जो चीज़ थी वो पहले तो कोई प्रूफ कर नहीं पाता था, और जो दो चार लोग कहते थे किसी से कि हमें प्रूफ करके दिखाओ, तो राजा आदेश दे दिया करता कि इसको मार दो। क्यों? क्योंकि भगवान को नहीं मानना है, ठीक है। तो इस तरीके की हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन साथ ही साथ जो 16, 17, 18, 19 की पूरी सेंचुरीज में डेवलपमेंट ही होता रहता है यूरोप में। तो यहाँ पे एम्पिरिसिज्म क्या और रैशनलिज्म का बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, जो भी क्या करते हैं, हॉब्स के आइडियाज़ को शेप करते हैं। साथ में क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है, जो हॉब्स हैं वो मानने लगते हैं कि हमेशा क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए, और राज्य हमेशा बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कभी भी सिविल वॉर ना हो, और जनता के बीच में राजा का डर होना चाहिए, ताकि वो कभी भी सड़कों पे ना उतर आए, कभी भी कहने लगे कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो दूसरों को मतलब उकसाए ना, प्रोवोक ना करे कि हाँ चलो हम जनता के, वो सरकार के खिलाफ चल के और हम ये सारे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों की बात कौन करते हैं, हॉब्स करते हैं।
तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो आगे हम इसमें देखेंगे इनके मेजर वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ दे रहे हैं, अपने थॉट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई उन्होंने बुक लिखी होगी। हमें एंशंट थिंकर्स के बारे में कैसे पता लगता है? जब उन्होंने अपने लिटरेचर छोड़े हुए हैं, अपने प्रोज पोइट्री जो भी वो लिखते हैं, जब उन्होंने लिटरेरी फॉर्म में छोड़े हैं, देन हम उससे पता करते हैं। क्योंकि आप अगर ओरली सोचते हो तो वो ना बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कैसे? मैंने आपको कोई बात बताई कि बात ये है, ठीक है, और मैंने उसको रिटन में नहीं लिख के दी, आपने वो बात किसी और को बताई और अपने आप से एक बात और जोड़ दी, ठीक है। फिर वहाँ से जो इंसान है उसने वो बात को और ट्रांसफ़र किया, उसने भी एक बात जोड़ दी। तो जो ओरिजिनलिटी थी मेरी बात की, जो मेरी बिल्कुल कोर बात थी, वो बात तो आगे ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि लोगों से पास होती गई और वो बात का बतंगड़ बन गया, और वो जो रियल बात थी जो कही वो बिल्कुल नहीं हो पाई, ठीक है। इस तरीके से जब प्रिंटिंग का और जो पेजेस हैं उनका बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हो गया, पूरे मार्केट में फ्लडेड हो गई एकदम से कि प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, लोग पढ़ सकते हैं, बुक्स आ गई हैं, ठीक है। तो तब लोगों ने लिखना शुरू किया, अपने आइडियाज़ को लिखना शुरू किया, न्यूज़पेपर्स छापे, आर्टिकल्स बनाए। देन वहाँ से हमें सारी मेजर इन्फॉर्मेशन मिलती है इन सारे महान पॉलिटिकल थिंकर्स की। तो द सीव इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें जो उन्होंने 1942 में लिखी है। इसमें ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस की और सोसाइटी की बात करते हैं, मतलब जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए और समाज किस तरीके का होना चाहिए, ये बात करते हैं। देखो, जो थॉमस हॉवे वो एक बुक से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इनकी लेवियाथन जो बुक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये पूछी जाती है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने मैकियावेली की द प्रिंस बताई थी, उसी तरीके से लेवियाथन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एंड दिस इज़ द मास्टरपीस। ये समझ लो इनकी सारी बुक में से ये क्या है, सबसे बेस्ट बुक है, जो पूरी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से लिखी गई है, जिसमें सिस्टमैटिक थ्योरी दी गई है और उनके सारे आइडियाज़ को बताया गया है, ठीक है। चाहे वो आइडिया स्टेट से लेकर हो, चाहे वो सोवरेनिटी से लेकर हो, चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लेकर हो, ठीक है। जब मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी आपको पढ़ाई थी तब मैंने बताया था लॉक, रूसो और ये हॉब्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है, वो भी हम आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। डी कॉर्प्स देखो ये सारे नाम ना इन्हीं के लैंग्वेज के, ठीक है। जी कॉर्पर ही लिखा है, पता नहीं। 1655 में लिखी थी, जिसमें ना फिलोसफी ऑफ बॉडी एंड साइंस की बात की थी। डी होमिन 1658 में लिखी, जिसमें इन्होंने ह्यूमन नेचर की बात की थी। तो ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, कनिंग होता है, अपने मतलब के बारे में सोचता है। तो वो सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। बीहेमथ 1682 में लिखी, जिसमें पॉस्थुमस, ये मतलब मरने के बाद इनकी पब्लिश हुई थी, एनालिसिस ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर, जिसमें इन्होंने क्या बोला था, जो इंग्लिश सिविल वॉर है उसका एनालाइज किया था, ठीक है। इंग्लिश सिविल वॉर के बारे में हम भी थोड़ा डिस्कस कर भी चुके हैं कि किस तरीके से वहाँ पे सिविल वॉर छिड़ा था, जिससे इनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा शेप हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी फिलोसफी और उनके मेथड्स को हम थोड़ा देख लेते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं और उनके क्या मेथड रहते हैं। एंड ही अप्लाइड साइंटिफिक मेथड टू पॉलिटिक्स। देखो ये ना साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं, किसमें, पॉलिटिक्स में। क्यों? क्योंकि ये ना लोगों से मिले हैं, इस तरीके के लोगों से किससे मिले हैं, ये गैलीलियो से मिले हैं, केपलर से मिले हैं, डिस्कार्ट से मिले हैं। तो जब ऐसे आपके आसपास साइंटिफिक लोग रहते हैं जो तर्कवादी बातें करते हैं और साथ में उसको प्रूफ भी करते हैं, तो आपको झुटला नहीं सकते, ठीक है। और देखो जो पॉलिटिक्स है या फिर जो हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, ये एक साइंस है, ठीक है, ये एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ मोरल चीज़ है, एथिक्स है, आप भूल जाओ, ये एक आर्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसमें परफॉर्म कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो। तो इसी तरीके ये कहते हैं कि ये भी साइंटिफिक तरीके से क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्या, पॉलिटिक्स को एकदम साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए। लोग सोच रहे हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के एकदम क्लियर आइडियाज़ होने चाहिए, एजेंडा होने चाहिए, ठीक है। ये मैकेनिस्टिक व्यू लेकर चलते हैं, जिस तरीके से हम और सारी साइंस को अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया साइंस का एक क्वेश्चन उठा लिया कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी से क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो जब तक आप खाना नहीं खाओगे तो हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज नहीं होगी। उसी तरीके से कहते हैं जब तक तुम सही स्टेट नहीं बनाओगे, सही राज्य नहीं बनाओगे, स्ट्रॉन्ग राज्य नहीं बनाओगे, तब तक वहाँ की जनता आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगी, वहाँ की जनता कभी भी आपको फेवर नहीं करेगी। तो ये कहते हैं ये साइंटिफिक एक्सरसाइज है, आप इसको ऐसे डिवाइन एक्सरसाइज नहीं मान सकती। देखो इनकी एक बात और है, ये मोनार्की के बहुत बड़े सपोर्टर थे, मोनार्की को सपोर्ट करते थे, लेकिन ये डिवाइन राइट थ्योरी पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। मतलब जैसे हमने डिवाइन थ्योरी पढ़ी थी, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग, उसमें बोला था कि जो राजा होता है उसको भगवान ने बनाया है, भगवान ने ही राजा को अपना प्रतिनिधित्व बना के ज़मीन पे उतारा है। ये उस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन ये इस बात को मानते हैं कि हाँ भाई राजा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग राजा होना चाहिए, मोनार्की बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने साइंटिफिक उसकी बात की, साइंटिफिक मेथड की बात की है, किसमें, पॉलिटिक्स में। एंड सॉ ह्यूमन लाइक मशीन्स, लेकिन इन्होंने एक गड़बड़ कर दी। क्या? इन्होंने जो इंसान है उनको मशीन की तरह ट्रीट किया है। क्यों? इनका मानना है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे आर मोटिवेटेड बाय फियर, डिज़ायर एंड मोशन। वो मोटिवेटेड होते हैं किसके थ्रू, फियर के थ्रू, डिज़ायर के थ्रू और मोशन के थ्रू। देखो
इनका ये सिंपल सा कहना है कि आप ना दो चीज़ों से एक तरीके से मोटिवेट हो सकते हो। कैसे? एक डर से और एक नेसेसिटी से। नेसेसिटी से कैसे हो सकते हो? देखो, या तो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि हम ये काम कर लें, हम वो काम कर लें, मैं ये बिज़नेस डाल लेता हूँ, मैं वो कार चला लेता हूँ, मैं ऑटो चला लेता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरत है। दूसरा क्या है? आपके अंदर डर है, फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ लूजिंग समथिंग और फियर ऑफ नॉट अर्निंग समथिंग। ठीक है, ये भी आपके अंदर डर रहता है, मेरे पास जो है वो कहीं मुझसे चला ना जाए, छिन ना जाए, कोई और आके उस पर कब्जा ना कर ले। तो इस डर की वजह से भी आप क्या होता है, अंदर से मोटिवेट होते हो। ठीक है, तो आज मेरे पास सब कुछ है, मान लो, ठीक है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ों को बनाए रहने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत क्या है? मेरा मोटिवेशन है। लेकिन जो मुझे डर है अंदर ही अंदर, कहीं वो सब छिन ना जाए, कहीं चला ना जाए। मेरा घर लोन पर है, मान लो, कहीं पे नहीं है, लेकिन अगर घर लोन पर है तो मुझे डर रहेगा कि भाई मैंने अगर पैसे नहीं बनाए और मैंने बैंक को पैसे नहीं चुकाए तो ये घर मुझसे छिन जाए। तो ये क्या है? ये मेरा डर है। ठीक है, इससे मैं क्या हो रही हूँ? मोटिवेट होकर काम कर रही हूँ। दूसरा मोटिवेशन का इन्होंने क्या तरीका बताया था कि आप ह्यूमंस को क्या करो, एक नेसेसिटी के स्टेज में लाओ। जब उसको ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा? काम करेगा, वो मोटिवेट हो जाएगा। तो ये बात वो कहते हैं कि ह्यूमंस को हमेशा कैसा होना चाहिए? मोटिवेटेड होना चाहिए। और मशीन की तरह उन्होंने उसको कंपेयर किया। एंड ही रिजेक्टेड अरिस्टोलियन एज मैन एज अ पॉलिटिकल एनिमल। और इन्होंने देखो अरिस्टोटल को बहुत ज़्यादा क्या बोला है, इनको रिजेक्ट किया है उनके थॉट पे। जब अरिस्टोटल कहते हैं कि जो इंसान है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। पॉलिटिकल एनिमल का मतलब है कि जो इंसान है वो नेचुरली ना सोसाइटी में रहना पसंद करता है। ठीक है, उसको कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए होता है। बिना स्ट्रक्चर के, बिना सोसाइटी के, बिना स्टेट के वो सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारी नीड्स हमारी हमसे ही पूरी नहीं हो सकती। हमें अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है, हमें सब कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो हमें पूरा सोसाइटी बनानी ही पड़ेगी। क्योंकि सोसाइटी में सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट है। आपके पास एक चीज़ है, दूसरे के पास दूसरी चीज़ है, लेकिन आपको उस दूसरी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको उससे जाके क्या करना पड़ेगा? उससे सर्विस लेनी पड़ेगी। तो इस तरह की बातें कौन करते हैं? अरिस्टोटल करते हैं। लेकिन ये उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं, अरिस्टोटल के आइडिया को। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसकी स्टडी होनी चाहिए किस तरीके से? ऑब्जेक्टिविटी से, लाइक फिजिक्स। मतलब जिस तरीके से आप फिजिक्स को पढ़ते हो, उसको, उसके लॉस को पढ़ते हो, फिर लॉस के कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ते हो, और कौन कौन से लॉस क्या डिफाइन करते हो, उसी तरीके से आपको क्या पढ़नी चाहिए? उन्हें पॉलिटिक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने पॉलिटिकल सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे ह्यूमन नेचर के बारे में। ठीक है, ह्यूमन नेचर के बारे में मैंने अभी बताया था कि ये किस किस चीज़ों पे बात करते हैं, जिसमें ह्यूमन नेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ह्यूमन नेचर के बारे में कौन कौन सी अच्छी बातें करते हैं या फिर उसकी बुराई करते हैं, वो भी देख लेंगे। ठीक है, इनका मानना है कि ह्यूमन्स आर सेल्फिश, कॉम्पिटिटिव एंड पावर सीकिंग। देखो, ये सिंपल सी बात कहते हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं? सेल्फिश हैं, मतलब कि मक्कार है, अपने ही हित की बात करते हैं और किसी चीज़ की बात नहीं करते हैं। ठीक है, पेन क्यों नहीं आ रहा? अब आ गया। तो जो ह्यूमंस हैं वो कैसे हैं? सेल्फिश हैं। ठीक है, अपनी ही बात करते हैं, अपने ही मतलब की बातें सोचते रहते हैं, और कॉम्पिटिटिव है, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जेलिसी के थ्रू हो रहे हों, चाहे मोटिवेशन के थ्रू, कैसे भी हो रहे हैं, लेकिन एक म्यूचुअल बोल सकते हैं, या फिर एक लोगों के बीच में क्या है? बहुत ज़्यादा जेलिसी की प्रॉब्लम है। ठीक है, जलते रहते हैं एक दूसरे से, और पावर सीकिंग, और सारे पावर हंगर हैं। सबको क्या चाहिए? सबको चाहिए पावर। ठीक है, हर किसी को पावर चाहिए इस पूरी दुनिया में अगर सारे लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो नेसेसिटी का नाम दे दें, चाहे फियर से कर रहे हो, लेकिन सबको पावर चाहिए। सब अपने से नीचे वाले को दबाना चाहता है, या फिर अपना स्टेटस सबको हाई करना है। तो ये जो उन्होंने ह्यूमन की डेफिनेशन दी है तो वो सही दी है। ठीक है, प्रेजेंट में बिल्कुल सही बेस बैठती है। सारे लोग सेल्फिश हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। कोई इस तरीके से नहीं कि वेलफेयर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा अच्छे बनने की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, हम आगे निकल जाएं, वो आगे निकल जाएं। ठीक है, और ये ड्राइवन बाई किससे हैं? डिज़ायर फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये क्या करना चाह रहे हैं? सेल्फ प्रिजर्वेशन करना चाह रहे हैं, मतलब अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊपर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। मतलब इनका ये मानना है कि जब अगर विपत्ति आती है, जब समस्या आती है, तो यही लोग क्या करते हैं? समाज में एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद को बचाना है। वो अपनी जान को सबसे ऊपर रखते हैं, बाकी सब सारे लोगों को कीड़ों की तरह कुचल देंगे अगर उनके पास एक सिचुएशन ला दी जाए कि या तो तुम अब खुद को बचा सकते हो या फिर समाज के सारे लोगों को। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि लोग वो क्या करेंगे? वो समाज के सारे लोगों को ख़त्म हो जाना पसंद करेंगे, लेकिन एक अपनी जान नहीं गंवाएंगे। तो इस तरीके की बात करते हैं, हॉब्स करते हैं ह्यूमन के नेचर के ऊपर। ठीक है, एंड द फियर ऑफ वायलेंट डेथ। और उन्हें हमेशा कांस्टेंट डर बना रहता है, किसका? मौत का, लोगों को। ठीक है, ये बात तो ये सही कह रहे हैं भाई, मौत से किसे डर नहीं लगता। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसको हमेशा अपनी मौत से बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है। ठीक है, एंड अनलिमिटेड एपेटाइट फॉर द पावर। और उसके पास इतनी भूख है
मतलब शक्ति की कि आप पूछो ही मत। अगर मेरे पास आज गाड़ी नहीं है तो मेरी जो भूख है वो हमेशा ही रही, यार गाड़ी हो गाड़ी हो गाड़ी हो। जब मेरे पास गाड़ी हो जाएगी ना तब मैं सोचूंगी यार गाड़ी तो हो गई, मेरे पास एक और बढ़िया सी गाड़ी हो तो वो मैं फिर वो वाली गाड़ी खरीदूँ। अब मैं कहूँगी यार मेरे पास एक प्राइवेट याच हो तो मैं वो भी खरीदने की सोचूँ। फिर मैं कहूँ यार मैं ये मिलियनेयर बन जाऊँ, बिलियनेयर बन जाऊँ। तो ये जो मेरी भूख है ना पावरफुल बनने की और चीज़ें करने की, ये कभी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, ये जो लालसा है मनुष्य के मन में, जो ये सोचता है कि हमेशा ही वो पावरफुल बना रहे, उसकी जो गद्दी कभी ना छिने और वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या है उसकी कभी ख़त्म नहीं हुई। इस तरीके से डिफाइन करते हैं कौन, हॉब्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन का नेचर आपको याद रखना है, हॉब्स किस तरीके की बात करते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाओ तो वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नो नेचुरल मोरालिटी वन सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, इनका मानना है कि कोई नेचुरल मोरालिटी नहीं है। जिस तरीके से बहुत सारे थिंकर्स बोलते हैं कि आपको मोरालिटी के साथ चलना चाहिए, इथिक्स को क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं पॉलिटिक्स को, तो ये कहते हैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेचुरली मोरालिटी नहीं है, सारे लोगों को अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है। ठीक है, अगर कोई इंसान मान लो आज के टाइम में कोई इंसान अगर अच्छा कर रहा है ना तो उसके पीछे उसका 100% कोई ना कोई मोटिव है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की मदद की थी, खाना वाना बांटा था, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग उस चीज़ की फिल्मिंग कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, फोटोज पोस्ट कर रहे थे। तो अल्टीमेटली उनका क्या गोल था, यही गोल था कि लोग उन्हें जाने, उन्हें फेम दें और वो पहचाने। मदद करने वाला कैसे भी मदद कर देता है, आंखें बंद करके भी मदद कर देता है। मेरी मम्मी तो एक कहावत कहती है कि किसी की मदद करो तो इस तरीके से दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ को पता भी ना चले, इस तरीके से बात करती है। लेकिन आप देखो लोग पोस्ट कर रहे हैं, कभी गरीब को खाना बांट रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा फिल्मिंग करते हैं, उस चीज़ की दिखाते हैं हमने ये किया वो किया। तो ये क्या, ये मोरालिटी का साइन नहीं है, ये क्या है सेल्फ इंटरेस्ट का साइन है कि तुम्हें लोग वाहवाही करेंगे, तुम्हें फॉलो करेंगे, तुम्हें फॉलोअर्स बन जाएंगे। तो इस तरीके की बातें करते हैं जो बिल्कुल सही बात करते हैं। ठीक है, ये हॉब्स ने कहाँ 15-16 सेंचुरी बोल दिया, लेकिन ये अभी भी रिलेवेंट है बहुत ज़्यादा। और अब इसमें हम देखते हैं स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं कि जो नेचर है, सॉरी स्टेट का जो नेचर है वो कैसा है। ठीक है, प्री पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ मैनकाइंड, नो कॉमन अथॉरिटी, परपेचुअल इनसिक्योरिटी। ठीक है, कांस्टेंट वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, बेलेनम ओमिनम कॉन्ट्रा ओमिनस, ये तो अलग कॉन्सेप्ट है। लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर इज सॉलिटरी पुअर नेस्टी ब्रिटिश एंड शॉर्ट। अब देखो मैं इन सारे पॉइंट्स को ना आप बढ़िया तरीके से एक छोटी सी कहानी में बता देती हूँ। देखो स्टेट ऑफ नेचर का मतलब होता है कि जो हमारा राज्य है उसका किस तरीके का नेचर था। ठीक है, मतलब वो किस तरीके से उसका एवोल्यूशन हुआ। तो इनका मानना है कि पहले जब इंसान बना तो कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी, कोई भी ऐसा नहीं था कि एक राज्य था उसमें राजा था, बहुत सारे लोग थे, सेना थी या फिर आर्मी चीफ थे और स्टेट क्राफ्ट का कोई ऐसा सिस्टम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक कॉमन सी अथॉरिटी जिसमें परपेचुअल इनसिक्योरिटी थी। कॉमन अथॉरिटी का मतलब है सारे लोग एक ही इंसान से या फिर कुछ ही लोगों से मतलब इन्फ्लुएंस थे और उन्हीं से उनकी अथॉरिटी आ रही थी। अथॉरिटी यहाँ पे कंप्लीट अथॉरिटी मत समझ लेना, अथॉरिटी का मतलब है जब म्यूचुअली हम लोगों से कहते हैं यार तुम ना थोड़ा सा हमारा ये रख रखाव करो, हम अपने खेतों पे पानी लगाने जा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारे लोग क्या है उस टाइम पीरियड के लिए वहीं बैठे हैं। लेकिन तुमने उसके बदले में उन्हें क्या दिया, जो तुम्हारी फसल है उसका कुछ हिस्सा उसे दे दिया। क्यों, क्योंकि जब वो तुम्हारी फसल की या फिर तुम्हारे घर की देखभाल कर रहा था तब उसे अपने खेत में काम करने का मौका नहीं मिला। तो इस तरीके से लोगों ने क्या किया, परपेचुअल एक अथॉरिटी क्रिएट कर दी। लेकिन इसी के साथ साथ ना इनसिक्योरिटी भी इंसान के मन में आने लगी। क्यों, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि ह्यूमन का नेचर इस तरीके का है कि उसको हर चीज़ पे डाउट होने लगता है। ठीक है, एंड द कॉन्स्टेंट वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। और क्या इसी से क्या हुआ, हमेशा सदियों से एक वॉर चलता रहा हर इंसान के खिलाफ दूसरे इंसान का। ठीक है, वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, ये आप इनका स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और जो लाइफ थी स्टेटमेंट वो सॉलिडारिटी थी, पुअर थी, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट थी। मतलब बहुत ज़्यादा बेकार ज़िंदगी थी, एकदम से कोई किसी के काम नहीं आ रहा था। ब्रिटिश थी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जहाँ से वो पावर को एक्सरसाइज करें, सब कुछ बेकार था, एक अनार्की की सिचुएशन थी। ऐसी बात करते हैं स्टेट के बनने से पहले। ठीक है, जब प्रॉपर स्टेट बना, एक कंट्री बनी, उसकी टेरिटरी सोवरेनिटी उसे मिली, उससे पहले की बात कर रहे हैं कि किस तरीके का स्टेट का नेचर था। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है जब कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती आपके ऊपर तो जो गुंडे वगैरह होते हैं वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपके घर को कब्जाने की कोशिश करेंगे, आपके घर से फूड चुरा के ले जाएंगे, आपको मार भी डाल सकते हैं। तो यही बात कहते हैं कि जो पहले क्या हुआ, सबसे पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, लाइफ बहुत ज़्यादा एक स्टेट ऑफ वॉर में थी, हर किसी को अपनी जान का खतरा था। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता था हमें कभी भी कोई मार सकता है। इनका जन्म भी ऐसे टाइम में हुआ था जब क्या होता, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फैली हुई थी इंग्लैंड में, क्योंकि सिविल वॉर हुआ था। तो कभी भी कोई मर सकता था, राजा भी किसी के मरने का आदेश दे सकता था। तो ये कहते थे कि जो लोग हैं उन सबको हमेशा एक कांस्टेंट फियर रहता है दिमाग में कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है और कोई भी उन्हें मार सकता है। ठीक है,
फिर लोग इनसे पूछते हैं अच्छा ठीक है चलो तुमने ये बता दिया कि पहले ये होगा, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, तो ये कहते हैं उसके बाद हुआ होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होता है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे आप अच्छे से समझ लेना, पहले भी मैंने पढ़ा दिया है इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार से मैं फिर पढ़ा रही हूँ क्योंकि हॉब्स का है ये, लॉक के में भी मैं पढ़ाऊँगी और रूसो के बारे में पढ़ाऊँगी, ठीक है। इनका थोड़ा डिफरेंट है आइडियाज़, हल्के हल्के, लेकिन इनका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। टू एस्केप द स्टेट ऑफ नेचर इंडिविजुअल वॉलंटरली सरेंडर नेचुरल राइट्स। देखो इनका मानना है जो स्टेट ऑफ नेचर की हमने अभी बात की है कि बहुत ज़्यादा नेस्टी था, ब्रिटिश था और बहुत ज़्यादा एनार्की फैली हुई थी पूरे देश में, तो इन सब से बचने के लिए सारे लोगों ने मिलकर क्या किया, वॉलंटरली मतलब अपनी स्वेच्छा से सारे लोग क्या हुए, एक सरेंडर कर दिया उन्होंने किसी नेचुरल राइट्स में। अब इनके नेचुरल राइट्स देखो क्या होते हैं, नेचुरल राइट्स अगर हम बात करें तो यहाँ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड अमंग इंडिविजुअल्स नॉट बिटवीन रूलर्स एंड रूल, और ये कहते हैं फिर उनके बाद जो वहाँ पे उस राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। ये एग्रीमेंट सिर्फ लोगों के बीच में हुआ था, ना कि रूलर्स के और सब्जेक्ट्स के बीच में हुआ था। एंड दे ट्रांसफर राइट टू अ सोवरेन अथॉरिटी इन एक्सचेंज फॉर द सिक्योरिटी एंड पीस, एंड सोवरेन नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी ओवरथ्रोन। देखो अब यहाँ पे नॉर्मल सी मैं चीज़ें समझा रही हूँ आपको एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है। इन्होंने मुझसे पहले बोला, मुझसे नहीं हम सबसे बोला कि जो स्टेट ऑफ नेचर था बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब आप ये समझो इंसान जो पहले हंटर गैदरर्स था, बहुत ज़्यादा नेस्टी था, साथ में रहता था, लेकिन एक दूसरे का खाना चुराना, जानवरों को मारना, एक दूसरे को मार डालना, कॉन्स्पिरेसी करना, और बहुत ज़्यादा क्या उसे पुअर थे, कोई चीज़ें नहीं थी। तो जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती गई, आगे काम होते गए, फिर उन लोगों ने सोचा कि हम किस तरीके से इस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस तरीके से जानवर वैसे हम हैं, क्यों ना हम थोड़ी सी अच्छी ज़िंदगी जिए। तो सारे लोग कह रहे हैं हाँ यार ये बात तो सच है, हमारे भी बच्चे कभी मर जाते हैं, आपके घर के भी लोग कभी मर जाते हैं, हम इंसान हैं तो हमें थोड़ा ना जानवरों से डिफरेंट तरीके से रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी उस स्टेट में इंडिविजुअल्स रह रहे थे, जितने भी लोग रह रहे थे, वो सारे लोग निकल कर आए बाहर, और उन्होंने बोला आज से हम क्या करते हैं, आज से हम एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने कहा चलो बहुत बढ़िया करो कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहते हैं कि हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम ना इसी अपने ही लोगों में से कुछ 10 लोगों को ऐसे चुनेंगे जो हमारे हेड होंगे, ठीक है, मुखिया होंगे। तो सारे लोग एग्री हुए, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप 10 लोगों का नाम लो, हम उनको अपना मुखिया बना देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 10 लोगों को चुन के बाहर खड़ा कर दिया, ठीक है। जो गाँव के बुजुर्ग हो गए या फिर जो सबसे ज़्यादा समझदार हो गए, जो भी उन्होंने किया हो, तो उन्हें अलग कर दिया। अब उन्होंने बोला कि ये हमारा रख रखाव करेंगे, ये हम पे निगरानी करेंगे, और हम पे क्या करेंगे, हम पे रूल करेंगे, ठीक है। रूल कैसे करेंगे, इनका काम है ये देखना कि कोई किसी के यहाँ चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई किसी को मार तो नहीं रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो हम इनको ये पावर देते हैं कि ये उसको पनिश कर सकें, ठीक है, या फिर उसको गांव से बाहर निकाल सकें। बहुत अच्छी बात है। फिर इनका मानना है कि जो राइट्स या फिर जो हमने पावर दी है वो एक सोवरेन अथॉरिटी होगी, ठीक है। मतलब कि सोवरेन अथॉरिटी का मतलब है उसके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं होगी, वो सबसे ऊंची अथॉरिटी होगी, और वो हमें क्या करेगा, हमें सिक्योरिटी देगा और पीस देगा, और उसके बदले वो हमें सिक्योरिटी पीस देगा, और हम उसको क्या करें, हम उसको टैक्स के फॉर्म में या फिर किसी भी चीज़ के फॉर्म में उसको प्रोड्यूस दिया करें, ताकि उसका भरण पोषण होता रहे। लेकिन वो ये इंश्योर करेगा कि उसके रहते कभी भी राज्य में इनसिक्योरिटी नहीं आएगी, कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, और कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो इस तरीके से ये होती है हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। समझ में आ गया। जब सारे लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि तुम ये काम करोगे, हम ये काम करेंगे, तुम मुझे बदले में ये दोगे, हम आपको बदले में ये देंगे। तो इस तरीके से ह्यूमन जो आज प्रेजेंट आप स्टेट देखते हो वो ऐसे ही डेवलप हुआ है, ठीक है। मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा सही लगती है। अगर आप उसको पढ़ोगे, मनुस्मृति को पढ़ोगे, शायद उसमें भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, नहीं, उसमें किंग की थ्योरी देखिए, किंग की डिवाइन थ्योरी की बात की है। जहाँ तक कि आपको अगर वो पढ़ोगे, सूत पिटक के बारे में पढ़ोगे, जब आप बुद्धिज्म में पढ़ोगे, वो भी आपके सिलेबस का टॉपिक है, तब उसमें आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के आपको वो देखने को मिलते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। एक्चुअल एग्जैक्ट नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका नहीं दिया गया, लेकिन हाँ वो ऐसे ही बताते हैं, और ये चीज़ें मुझे सही भी लगती है, हिस्ट्री भी इसको प्रूव कर चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, समझ में सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से, कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सोवरेनिटी के बारे में। सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है और इसके मेजर कोर आइडियाज़ क्या हैं, ठीक है। ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए, इंडिविजिबल होनी चाहिए, परपीचुअल पावर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो आपने राजा बिठा रखा है, सोवराइन रूलर बिठा रखा है, उसकी जो पावर्स होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए,
कोई उसकी पावर पे क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई उससे सवाल जवाब नहीं करेगा, पूछेगा नहीं तुमने ऐसा किया तो क्यों किया और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके से कोई भी सवाल जवाब नहीं होने चाहिए। ठीक है, पावर शुड बी इनडिविजिबल। उनका मानना है कि जो उसकी पावर है, उसकी शक्तियाँ हैं, चाहे वो किस तरीके से भी एक्सरसाइज हो, उसको डिवाइड नहीं करना है, 4 लोगों में मत बांटो, एक स्ट्रॉन्ग रूलर रखो। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर रखो और उस रूलर से ही आप सारी पावर्स को क्या करो, उस रूलर से सारी पावर्स को लो और उनके वो तुम्हें क्या करेगा, सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन बदले में तुम उससे कुछ भी क्वेश्चन वगैरह मत किया करो। क्यों? क्योंकि इनका मानना है जो राजा होता है वो अपने प्रजा को अपने बेटों को जैसे ट्रीट करता है, वो हमेशा अच्छा ही सोचता है अपनी प्रजा के लिए। ठीक है, एंड द परपीचुअल पावर, मतलब जो उसके पास पावर है उस पावर के ऊपर भी आप क्या करो, कभी कोई क्वेश्चन मत करो उसकी अथॉरिटी पे। तो ये बात करते हैं जो सोवरेनिटी होती है वो ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये हॉब्स कह रहे हैं, दिमाग में रखना। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, चलो आपने कह दिया कि हाँ सोवरेनिटी ऐसे होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, अनलिमिटेड लॉ मेकिंग पावर, उसको इतनी पावर दे दो रूलर को और उसकी कैबिनेट को इतनी पावर्स आप दे दीजिए प्लीज़ प्लीज़ कि वो उसके पास अनलिमिटेड पावर हो कि वो किसी भी मैटर पे कैसा भी रूल बना सकती है। ठीक है, क्योंकि हॉब्स देखो, हॉब्स जो रहे हैं वो ना बहुत ज़्यादा रईस लोगों में रहे हैं, ख़ानदानी लोगों में रहे हैं, राजा वगैरह की फैमिली में रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इनका फ्रेंड सर्कल थोड़ा अमीरों वाला था। ठीक है, धोखे से पहुँच गए हुए अमीरों में। तो फिर उन्हें लगा कि हाँ भाई, जो अमीर लोग होते हैं वो समझदार होते हैं कॉमन पीपल से, और अमीर लोगों के पास ना बुद्धि ज़्यादा होती है, और अमीर लोग होते हैं वो थोड़ा बढ़िया सोच पाते हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉमन पीपल ऑफ अ कंट्री। तो इससे जब बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम ना ऐसा करो, जो तुम्हारा सोवराइन है, जो तुम्हारा रूलर है, उसको तुम अनलिमिटेड पावर दे दो, वो कोई भी नियम बना सकता है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है राजा जो भी नियम बनाएगा वो सही बनाएगा। ठीक है, दूसरा है सोर्स ऑफ जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, और जो जस्टिस का सोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लॉ होना चाहिए और ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, वेल स्टैब्लिश ऑर्डर होना चाहिए। एंड द नो डिवीजन ऑफ पावर, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, कोई भी डिवीजन नहीं होना चाहिए पावर का। जिस तरीके से आज हम देखते हैं हमारे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में है, लेकिन जो इस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी पावर का डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, और कम्प्लीटली ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को, कि सेपरेशन ऑफ पावर मत करो। क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा इसने ये कहा, इसने वो कहा, तो उससे लोग ना भटकते रहेंगे। जो राजा ने कहा तुम बस वही मान लो, वही सच है, वही सत्य है और उसी की राह पे चलो। तो इस तरीके से ये लोगों से अर्ज करते हैं कि राजा को क्वेश्चन मत करो। क्यों? क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा होशियार है, तुमसे ज़्यादा अच्छी तुम्हारे लिए पॉलिसी बना सकता है। एंड द सोवराइन कुड बी मोनार्क, पार्लियामेंट और द असेंबली, और इनका मानना है कि जो सोवराइन है वो एक मोनार्क हो सकता है, मतलब राजा हो सकता है, पार्लियामेंट हो सकता है और असेंबली भी हो सकती है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये ना मोनार्क को ही फेवर करते हैं सबसे ज़्यादा, ये पार्लियामेंट और असेंबली की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट की बात अगर ये कर रहे हैं देन उसमें भी इनका जो हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट बोल सकते हैं सिटीजन या फिर कोई भी हाईएस्ट कमांडर बोल सकते हैं, वो कौन बना रहे हैं, ये मोनार्क को ही बना रहे हैं। और असेंबली में कौन हो जाए, एक टॉप मोस्ट लीडर की बात ही कर रहे हैं। जब टॉप मोस्ट लीडर होगा तो वही ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप उसको प्रेसिडेंट बोल दो, चाहे उसको आप मोनार्क बोल दो। एंड द सिटीजन्स कैन नॉट रिवॉल्ट, जो सिटीजन्स होने चाहिए, उस देश के नागरिक होने चाहिए, वो कब उन्हें रिवॉल्ट नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट व्हेन देयर लाइफ इज़ डायरेक्टली थ्रेटन, मतलब उन्हें तब तक रिवॉल्ट नहीं करना चाहिए अपने देश में जब तक उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से खतरे में ना हो। मतलब अगर मान लो आपके देश में अचानक से मिलिट्री घुस आए, ठीक है, और सारे लोगों के दरवाजे के बाहर ना गन लेके खड़ी हो जाए, आप जैसे ही दरवाज़ा खोलो फटक से वो पूरे घर को एकदम उड़ा दे, मार दे। तो जो हॉब्स है वो ये कहते हैं आपको ना कभी भी रिवॉल्ट नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी रिवोल्यूशन नहीं करना चाहिए, मारधाड़ नहीं करना चाहिए जब तक कि आपकी ज़िंदगी खतरे में ना हो। मतलब वो बताया, मतलब बोला जाए तो वो आपको ना अलाउ कर रहे हैं कि जब आपके दिमाग के ऊपर, आपकी जब कनपट्टी पे बंदूक रखी हो तो भाई मारो से रिवॉल्ट करो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब तक रिवॉल्ट आप मत करो। ठीक है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं हॉब्स। द नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे लेवियाथन की थोड़ी सी बात करेंगे। लेवियाथन मैंने बताया था इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है, एंड दिस बुक इज़ सिम्बॉलिक। ठीक है, क्यों है वो भी डिस्कस करेंगे। देखो इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, बिब्लिकन सी मॉन्स्टर लेवियाथन। देखो बाइबल लिखी गई है, बाइबल में कोई कहानी वहानी होगी तो उसमें जो सी मॉन्स्टर है उसको लेवियाथन बोला गया है। लेवियाथन की एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता क्या होता है, क्या पता, मतलब जब इसको डरा मतलब टर्म बता ही दिया है तो उसको बता दिया है कि हाँ ये होता है, जो समुद्र में रहने वाला राक्षस होता है उसको लेवियाथन कहते हैं। तो उसके नाम पर उन्होंने क्या रखा है, अपनी किताब का नाम रखा है। इनका मानना है
जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय कन्वीनियंट। तो सेम सिंपल सी यही बात है, जो स्टेट है, जो राज्य है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है जो किसके लिए बनी है, हमारे कन्वीनियंस की बनी है। जब लोगों में ज़्यादा क्योस था, बहुत ज़्यादा एनार्की थी और बहुत ज़्यादा सॉलिडेरिटी की सिचुएशन थी, देन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बना लिया, स्टेट को बना लिया। तो ये आर्टिफिशियली तो है, आप इसको चाहो तो कल ख़त्म कर दो, आप इसको चाहो तो परसों ख़त्म कर दो, आप इसको चाहो तो अभी ख़त्म कर दो, और तुम वापस से उस स्टेज में पहुँच सकते हो जहाँ से तुम उठ के आए हो, ठीक है। एंड द लेवियाथन इज अ जाइंट बॉडी कंपोज ऑफ सिटीजन विद सोवरेन एज अ हेड। और इनका जो लेवियाथन किताब है उनका वो उसको क्या है, एक बहुत बड़ी किताब है, ठीक है। एक जाइंट बॉडी को कहते हैं जिसमें क्या क्या है, जिसमें सिटीजन्स भी रहते हैं और सोवरेन भी रहता है एज अ हेड, ठीक है। सोवरेन कौन है, रूलर की बात कर रहे हैं, जो इनका सबका क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। और सिटीजनशिप क्या है, उसकी बॉडी को बना रहे हैं। एंड इट जस्टिफाई एब्सोलूट स्टेट एज द प्रोटेक्टर ऑफ पीस एंड ऑर्डर। ये देखो एब्सोलूट स्टेट की बात करते हैं, एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं जहाँ पर क्या हो, राजा की अथॉरिटी बिल्कुल एब्सोलूट हो, कोई मतलब उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई कोई संसद नहीं है, कोई असेंबली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ राजा सबसे ऊपर है। वही पावर को एक्सरसाइज करेगा क्योंकि उसको पता है हाउ टू बेटर यू एक्सरसाइज, बेटर यू रूल, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हमें देखने को मिलती है। और ये कहते हैं कि जो राजा है वो तुम्हारा प्रोटेक्टर है। किस चीज़ का प्रोटेक्टर है, कि वो तुम्हारे देश में पीस लाएगा, ऑर्डर को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें करते हैं कौन, हॉब्स बातें करते हैं। देन इसमें हम देखेंगे हॉब्स ऑन लॉ, लिबर्टी एंड रिलीजन। चलो ये भी देख लेते हैं कि हॉब्स लॉ पे क्या कहते हैं, लिबर्टी पे क्या कहते हैं, और उनका धर्म को लेके क्या माननी है, ठीक है। ये बातें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में कैसे सोच रखते हैं और क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो इनका मानना है जो लॉ है इज़ द कमांड ऑफ अ सॉवरेन, मतलब जो राजा है वो जो आपको कमांड कर रहा है, वो जो आपसे कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए, वही लॉ है, ठीक है। प्रेजेंटली भी वही लॉ है। सरकार जो हमसे क्या देती है, सरकार जो चीज़ पास कर देती है, एक्ट बना के उसको, तो हम क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वही तो हमारे लिए लॉ बन जाता है फिर, ठीक है। कल को सरकार यहाँ पे एक लॉ बना दे कि कोई भी जैसे सड़क पे थूकेगा तो हम उसको ना 2 साल की सज़ा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक लॉ ही तो है। किसने बनाया है, हमारे सब रूलर्स ने बनाया है, हमारी गवर्नमेंट ने बनाया। रूलर्स यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा वेगस हो जाएगा, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने रूल लॉ बनाए हैं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली पावर तो हम ही ने दी है उन्हें लॉ बनाने की। अगर उनको पावर हमने नहीं दी होती तब हम उन पर क्वेश्चन कर सकते, लेकिन पावर हमने ही दी है कि आप हमारे लिए लॉज बना सकते हो। तो जब वो लॉ बनाए तो आपको उन लॉज को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, उन पर सवाल जवाब नहीं करनी चाहिए। ये बात कौन कहते हैं, हॉब्स कहते हैं, ठीक है। चलो लॉ के बारे में तो ये कह दिया। फिर क्या कहते हैं, लिबर्टी। लिबर्टी किसे कहते हैं, इट शुड नॉट बी एब्सोल्यूट ऑफ लॉ बट एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल टू द एक्शन। मतलब इनका मानना है बट एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स टू एक्शन। देखो ये ना, मतलब ऐसे एक्सरसाइज करो अपनी लिबर्टी को कि जिसमें क्या हो, लॉज के अंडर में आके, लॉ एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसके नीचे आप खड़े हो और अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज करो। एब्सोल्युटली इसको पूरी तरीके से एक्सरसाइज मत करो, ठीक है। और ये सच भी है, मतलब आप लिबर्टी सबको दे दोगे तो सारे लोग ना एकदम पागल हो जाएंगे, कहने लगेंगे कि हम और कुछ भी गलत सलत करेंगे इन द नेम ऑफ लिबर्टी। अरे हमें तो ये करने के लिए लिबर्टी है, हमें तो ये करने के लिए लिबर्टी है, तो वो वही कुछ भी करेंगे। तो ये लिबर्टी को कहते हैं कि जो लॉ के अंडर में आए वह उस तरीके से, उस कानूनी तरीके से आप लिबर्टी को क्या करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। और फिर ये रिलीजन के बारे में क्या कहते हैं, इनका धर्म को लेकर क्या मानना है, तो ये भी देखेंगे। शुड बी सबऑर्डिनेटेड टू स्टेट टू अवॉइड द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। तो इनका मानना है, जो मतलब इनका भी थोड़ा सा हमें सेक्युलर कैरेक्टर देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये धर्म के बारे में ये कहते हैं कि जो धर्म होता है उसको हमेशा राज्य से नीचे रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ताकि लोगों के बीच में क्या हो, धार्मिक भावनाओं के लेकर लोग आपस में लड़े ना, और इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को बिल्कुल ही कम मिले, ठीक है। तो इनका ये चीज़ भी आप याद रखना, इन्होंने धर्म को और राजनीति को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा है, ठीक है। इसको मिक्स नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि अवॉइडेंस हो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। एंड एडवोकेटेड सेकुलरिज्म, और ये बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म की बात करते हैं। सेकुलरिज्म को एग्जैक्ट हिंदी में क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष कहते हैं शायद, है। पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम चर्च एंड अथॉरिटी। इनका मानना है जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसको हमेशा ही क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। किससे, चर्च की अथॉरिटी से। अगर मैं चर्च की बात करूँ तो यूरोप में इस टाइम चर्च इतना पावरफुल था ना, इतना पावरफुल कि राजा चर्च के आगे हाथ जोड़ के रहते थे, मतलब उनके आगे वो बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। और चर्च के लोगों में इतनी पावर थी कि वो राजा को भी चेंज करने की दम रखते थे। तो चर्च से सारे लोग डरते थे। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली जो वेपन होता है ना रिलीजन का, वो बहुत बहुत भयंकर होता है। एक बार कोई उसके चंगुल में फंस जाए, भाई गर्दन ही कटनी है उसकी, और कुछ नहीं है। सो इट्स बेटर टू बी अ थियस्ट। सॉरी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन हाँ भाई, जो एक्सरसाइज कर रहा है करो भाई, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट हम इनका क्रिटिसिज्म देखेंगे, देन कंट्रीब्यूशन एंड लेगेसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि भाई सबको सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया ही है। तो इनका व्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक व्यू बताया गया ऑन ह्यूमन नेचर। उन्होंने माना है कि जो ह्यूमन की बात करते हैं, जो इंसानों की बात करते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करती है कि ऐसा नहीं कि इंसान हमेशा ही सेल्फिश होता है। इन्होंने तो उस चीज़ को बिल्कुल ही नकार दिया है कि इंसान अच्छा भी हो सकता है। मतलब अगर पूरी दुनिया में सारे ही लोग बुरे रहेंगे, आपकी ऐसी मेंटलिटी बन जाएगी, तो आप सर्वाइव कैसे कर पाओगे? आपको तो फिर ये लगेगा ना कि मम्मी बुरी हैं, पापा बुरे हैं, भैया बुरा है, भाई बुरे हैं, क्योंकि हम कभी भी मार सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो आप इससे बेटर मरना ही पसंद करोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे रिलेशंस, हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं लोगों से, और लोग बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं। ठीक है, तो इनका मानना है कि जो पैसिमिस्टिक व्यू है ह्यूमन नेचर के लिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, हम इसको पूरी तरीके से डिस्कार्ड करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। साथ में इनका जो जस्टिफिकेशन है एब्सोल्यूटिज्म का और डिक्टेटरशिप का, इनका मानना है कि ये जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं एक मोनार्क को, कि तुम्हारे हैंड्स में सारी पावर होनी चाहिए, तुम किसी के ऊपर भी रूल कर सकते हो, तुम कोई भी लॉ बना सकते हो, और लोग तुम पे सवाल जवाब ना करें, तुमसे कोई क्वेश्चन ना करें, कुछ पूछे ना कि ये हुआ तो कैसे हुआ, ये नहीं हुआ तो वैसे हुआ। और जो एब्सोल्यूटिज्म है बाद में जाके डिक्टेटरशिप बन जाती है। ठीक है, आप किसी एक के हाथ में पावर दे दोगे पूरी तरीके से, तो उस पावर का वो गलत तरीके से एक्सरसाइज करने लगा, देन अल्टीमेटली एंड अप बीइंग डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो इस तरीके की बातें भी करते हैं। एंड इट इग्नोर्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल, और ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स के राइट को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से बता रखे हैं उन्होंने कि यू शुड बी सब्जुगेट टू द रूलर और द सोवराइन। ठीक है, आपको हमेशा अपने राजा के या फिर जो सोवराइन हेड है जो आपकी कंट्री का, उसके हमेशा नीचे रहना चाहिए। ठीक है, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, विद्रोह मत करो, वायलेंट मत बनो, रिवॉल्ट तब तक मत करो जब तक तुम्हारी जान पर ना बनाए। तो इस तरह की बातें ये करते हैं, तो ये उन्हें थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एंड लेटर स्ट्रेस बाय लॉक एंड रूसो, और इसको क्या करते हैं बाद में, जो इंडिविजुअल्स के राइट हैं उसको लॉक और जो रूसो हमारे थिंकर है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा इसको ऊपर लाते हैं। मतलब भाई इंसान के ही इर्द गिर्द बननी चाहिए ना दुनिया। मतलब तुमने राज्य बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन बना दिए, लेकिन तुम इंसान को ही खुश नहीं रख रहे हो, उसको मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों का मतलब ही क्या है? मतलब इस दुनिया में आए हो तो सेंट्रल कोर क्या होना चाहिए भाई? लाइफ को जियो, एंजॉय करो, मौज मस्ती करो, यहाँ से भी हमें मर जाना है, कोई अमृत पी कर तो नहीं आया है। तो सिंपल सी बात करते हैं, किस तरीके से आप इंडिविजुअल के राइट को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। ठीक है, एंड द रिजेक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ऊपर से उन्होंने क्या किया, जो रिजेक्शन दिया है किसी सेपरेशन ऑफ पावर को, कभी भी क्या होना चाहिए कि जो शक्ति है उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए विभिन्न ऑर्गनों में, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, एक ही में होना चाहिए, वही उसको एक्सरसाइज करे, ताकि लोगों में कन्फ्यूजन ना हो किसी भी चीज़ को लेके। और अगर सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो रूलर जो होगा वो कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा काम करने की सोचेगा, तो वो जो दूसरे पार्टी वाले हैं, जो उसके पैरेलल ऑर्गन्स बने हैं, तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स वो उसको दबा देंगे और वो काम नहीं करने देंगे। ठीक है, तो इनका ये मानना है। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं लेटर थिंकर्स में जो मॉन्टेस्क्यू होते हैं, वो सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें यूके और फ्रांस का वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, फिर उसमें बताते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों होना चाहिए। तो ये आईआर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ेंगे आगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे, खास करके आईआर में पढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें भी पढ़ते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हैं, तो वो जब हम पढ़ेंगे तब इसको मॉन्टेस्क्यू को बढ़िया तरीके से वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो हॉब्स हैं उनके थोड़े से हम कंट्रीब्यूशन और लेगेसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन। अब देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन के ये फाउंडर बने हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने ही शुरू की थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। पहले ये आए हैं, देन उसके बाद लॉक ने और रूसो ने भी इनके आइडियाज़ को अपनाया है, लेकिन ये फाउंडर ही माने जाते हैं ना। और फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, और ये सिस्टमेटिक थ्योरी देते हैं पहली एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की थी, सोवरेनिटी को किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं। ठीक है, एंड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल रियलिज्म, और इनको भी फाउंडेशन करते हैं किसकी? मॉडर्न पॉलिटिकल रियलिज्म की, जो क्या करता है, आईआर थ्योरी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो थ्योरीज हम पढ़ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है किसकी? रियलिज्म की और आइडियलिज्म की। तो रियलिज्म की ब्रांच को ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। समझ में आया? और दूसरा हमें देखने को मिलता है कि जो इनको एंटिसिपेटेड कॉन्सेप्ट है, एंटिसिपेटेड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इसमें इनके बहुत ज़्यादा क्लियर यूज़ हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये है लॉ एंड ऑर्डर की जब ये बात करते हैं तब इन्हें पूरी तरीके से नहीं समझ पाते, और एनार्की की सिचुएशन किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो भी हम ढंग से नहीं समझ पाते। ठीक है, सिक्योरिटी के डिलेमा में रहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। मतलब इनका मानना है कि जो हमने सोवराइन क्रिएट किया था एज अ रिजल्ट ऑफ
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो वो किस तरीके से पावर को क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, या लोगों को उसने किस तरीके से वॉलंटरीली ये पावर अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के लिए मनाया होगा। तो ये सारे हमें थोड़े से इनके एंटिसिपेटेड कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हमारे पास बहुत अच्छी सी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है। और देखो हॉब्स की हम कंपैरिजन अगर हम देखें तो जो हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो कैसा हुआ था, वो वॉर के थ्रू जन्मा था। ठीक है। देन उसको ख़त्म करने के लिए क्या ज़रूरी है, एब्सोल्यूट सोवरेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे, सिविल राइट मूवमेंट हुआ था, या फिर जो इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ था जो 16th-17th सेंचुरी में, वो एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, पूरे ही नेशन में एक डर का माहौल बना रहा है। राजा को भी सिक्योरिटी नहीं है, जो राजा के पर्सनल्स हैं उनको भी सिक्योरिटी नहीं है, तो वो कहते हैं एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए पूरी तरीके से, और अगर इन सारे तरीकों से बचना है, इसको ख़त्म करना है, तो एक एब्सोल्यूट सोवरेन को हमें बिठाना होगा सरकार में, जो सारी पावर्स को बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज करे। लोगों के बीच में ये रेवोल्यूशन और ये कॉन्फ्लिक्ट और ये कॉन्ट्रास्ट कभी पनपे ही ना, वो पनपने ही ना दे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोग कभी भी सड़कों पे आके आपको क्या कर सकते हैं, आप गद्दी से हटा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं अपने मन का। तो इस चीज़ को ये क्या करते हैं, मना करते हैं। उसमें जो लॉक के आइडिया है वो ये कहते हैं, उनका जो स्टेट ऑफ नेचर है वो है पीस विद नेचुरल राइट। इनका मानना है जो स्टेट ऑफ नेचर था वो पीसफुल था, मतलब कि सारे लोग ना बढ़िया तरीके से रह रहे थे, इंसान बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये लगा क्यों ना हम गवर्नमेंट बना लें। देखो अंतर क्या है इनमें, हॉब्स ने कहा कि सिचुएशन ऐसी थी, वॉर लाइक सिचुएशन थी, लेकिन लॉक वहीं कहते हैं नहीं, सिचुएशन वॉर लाइक बिल्कुल नहीं थी, सारे लोग पीसफुली रह रहे थे, बढ़िया तरीके से रह रहे थे। ठीक है। उनके पास नेचुरल राइट्स थे, लाइफ के, लिबर्टी के और प्रॉपर्टी के थे। जहाँ भी मन कर रहा है वहाँ घूम रहे हैं, जिस सेटलमेंट पे वो रह रहे हैं वो प्रॉपर्टी उनकी ही हो जाती है, या फिर जो किसी ने अगर जंगल को क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है, देन वो उसके अथॉरिटी के अंदर आ जाता था। ठीक है। क्योंकि आपने सफाई की है उसकी, अल्टीमेटली वो आपका हो गया लैंड। तो वो कहते हैं ये सारे नेचुरल राइट्स हैं वो इंसान को नेचर ने दिए। ठीक है। और इन सब के साथ साथ वो ना गवर्नमेंट की बात करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, समाज में गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड राइट्स होने चाहिए, जितना हम कहेंगे उतनी ही पावर को एक्सरसाइज करेगा, उससे ज़्यादा अपने मन से डिस्क्रिशनरी पावर उसके पास नहीं होंगी। तो इस तरीके की बात कौन करते हैं, लॉक करते हैं। वहीं दूसरे हमें रूसो निकल के आ जाते हैं भाई फ्रेम में, वो कहते हैं नहीं मैं बताता हूँ क्या होता होगा, जो स्टेट ऑफ नेचर होगा उसमें फ्रीडम होगी, मतलब ये और अच्छा बता देते हैं, उसमें क्या होगा, फ्रीडम होगी सारे लोगों को और इक्वालिटी होगी, सारे लोग एक जैसे होंगे, कोई अमीर कोई गरीब, कोई औरत कोई आदमी, इस तरीके से सब कोई भेदभाव नहीं होगा, सारे लोग स्टेट ऑफ नेचर में बढ़िया तरीके से रहते होंगे, खाते पीते होंगे और मौज मस्ती करते होंगे। फिर उनकी जर्नल विल और पॉपुलर सोवरेनिटी की वजह से स्टेट का क्रिएशन हुआ, मतलब सारे लोग खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं स्टेट में, फिर उन सारे लोगों ने मिलकर म्यूचुअली सोचा कि ऐसा होना चाहिए कि हम सब लोग ना एक गवर्नमेंट बना लेते हैं छोटी मोटी, और वो हमसे ना पावर को एक्सरसाइज करेगी, हमारी बातों को सुनेगी, या हमारी जो ज़रूरत है उनको फुलफ़िल करेगी। ठीक है। जैसे पंचायत वगैरह होता हो, इस तरीके की बात अगर आपने कभी इवोल्यूशन इनका पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो जो जर्नल विल का आइडिया है, मतलब जर्नल विल का मतलब सबकी सर्वसम्मति, सारे ही लोगों ने, चाहे छोटा हो बड़ा हो औरत हो आदमी हो, सारे लोगों ने मिलकर कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। देन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब ये होता है जब भीड़ सारी मिलकर किसी एक को राजा बना देती जिसमें सारे ही खुश हैं, एक भी ना खुश नहीं है, तो उसकी ये पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते हैं। ठीक है। तो कंपैरिजन में देख लेना, हॉब्स ने क्या बोला कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा था, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट थी, लॉक ने बोल दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं था, पीसफुल सिचुएशन थी, और वही रूसो ने बोल दिया कि नहीं फ्रीडम इक्वालिटी, जिसमें जर्नल विल का कॉन्सेप्ट उन्होंने बता दिया। देन इसमें हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं वो है रिलेवेंस टुडे। अब इसका रिलेवेंस और देखने को हमें मिल जाता है कि आज के डे में इसका रिलेवेंस कितना है। इट जस्टिफिकेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग स्टेट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। देखो इनका जो जस्टिफिकेशन है कि एब्सोल्यूट सोवरेनिटी होनी चाहिए, वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी क्राइसिस है, चाहे टेररिज्म की बात कर लो, चाहे देश में पैंडेमिक की बात कर लो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं है और जो पावर है वो कम्प्लीटली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं कोई, और मतलब स्टेट में बहुत ज़्यादा क्योस फैल गया है। अगर मान लो पैंडेमिक के टाइम में कोरोना वायरस आया था, भारत में एकदम से भगदड़ हो जाती कि यूनियन कुछ और फैसले ले रहा है और ये सारे स्टेट्स अलग फैसले ले रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो भाई इतना ज़्यादा क्योस हो सकता था, इतनी भारी मौतें हो सकती थी, हुई थी भाई, बहुत मौतें हुई थी, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी त्रासदी हमें देखने को मिल सकती थी। लेकिन ऐसे टाइम पे क्या हुआ, जितने भी स्टेट्स थे और जो यूनियन था, उन्होंने सब लोगों ने क्या किया, कॉपरेशन किया,
गया। तो उनका यही मानना है कि जब भी कभी हो, बहुत ज़्यादा क्राइसिस का टाइम हो, तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को भी मिलता है। जब भी कहीं पे नेशनल इमरजेंसी हो तो क्या होता है, एकदम से स्ट्रॉन्ग सारी पावर्स किसके हाथ में आ जाती हैं, यूनियन के हाथ में आ जाती हैं, और वही इन सारी पावर को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ये कि जब भी आपके देश में हमला वगैरह हो रहे हो तब ऐसा होना चाहिए, या फिर कोई महामारी फैल गई है तब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की बातें करते हैं प्यारी प्यारी। देन डिबेट ऑन सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी। तो आज भी ये रिलेवेंट इसलिए क्योंकि हम डिबेट करते हैं सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए और लिबर्टी लोगों को कितनी मिल पानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें डिलेमा देखने को मिलता है एक। ठीक है, या तो हम लिबर्टी दे लें या फिर हम सिक्योरिटी के नाम पर उनको अंदर रख लें। तो इस तरीके का हमें एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू भी देखने को मिलता है। एंड द बेसिस फॉर रियलिस्ट स्कूल इन IR। और ये ना एक बेसिस प्रोवाइड कराता है किसमें, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरी हैं उसमें। किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम इज द स्टेट ऑफ वॉर। उनका मानना है जो स्टेट इंटरनेशनल सिस्टम भी इसी तरीके से बना है जिस तरीके से उन्होंने एक छोटा सा स्टेट बनाया था। पूरे दुनिया भर को उन्होंने कंपेयर कर दिया कि हाँ, जिस तरीके से एक छोटा सा देश बना है तो वही उसी तरीके से क्या बने हैं, पूरा वर्ल्ड बनाया, पूरे वर्ल्ड का सिस्टम इवॉल्व हुआ है। तो ये सारी बातें वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे तो देखो ये यहाँ पे ही ख़त्म होता है, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था। इसके आगे कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इम्पोर्टेंट नहीं था, जितना भी था मैंने आपको बता दिया। तो आपको पता होना चाहिए जो हॉब्स है उसकी बुक का नाम पता होना चाहिए, लेवियाथन उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर की बात कैसे की है, ठीक है, और फियर को कैसे उन्होंने डिफाइन किया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे बाहर कोई आपका टॉपिक है ही नहीं और इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। हॉब्स से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उनकी बुक पूछ ली जाती है ज़्यादातर। तो बुक आपको पता होनी चाहिए, और आइडियाज़ अगर स्टेटमेंट बेस्ड आइडिया आ जाए तो मैंने इतना डीपली आपको समझा दी एक एक लाइन कि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा थिंकर क्या बात करने की कोशिश कर रहा है और उसके कौन कौन से थॉट्स रहे हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया मैंने, इनके आइडियाज़ ने किस तरीके से शेप किया है सारी चीज़ों को, वो हमने बढ़िया तरीके से सब में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है या समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल पर्सनली रिड्रेस योर डाउट। और पढ़ते रहो आराम से, बढ़िया तरीके से मौज मस्ती करो, क्योंकि दिसंबर में आपका UGC नेट का एग्जाम है। दीज ऑल टॉपिक्स आर ऑल्सो रिलेवेंट फॉर योर UGC नेट एग्जाम एंड सेम एज फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की मैं बात करूँ तो ये दिसंबर में तो बिल्कुल नहीं होने वाला, दिसंबर के बाद ही कहीं पड़ेगा जाके आगे, क्योंकि UPPCS का, UPSC का देखोगे पूरा कैलेंडर तो वो पूरी तरीके से पैक्ड है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स लगे होंगे दिसंबर में। तो इस एग्ज़ाम की अगर आप कहीं मोटी मोटी वो लगाओ, एक तरीके से बोल सकते हैं, गैस करो, तो ये आगे चल के होगा फरवरी मार्च में। हाँ, फरवरी तक आप इसको बोल सकते हो, तब तक तो हम आराम से पढ़ लेंगे तरीके से। तो देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। ठीक है, और मेरे साथ पढ़ते रहें। ठीक है, मिलेंगे आराम से बढ़िया तरीके से, पहले UGC नेट का एग्ज़ाम देंगे, मेरा तो क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, बट मैं हाँ स्टिल UGC नेट के एग्ज़ाम के बाद हम मिलेंगे आराम से, बात करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तब तक ख्याल रखो और पढ़ते रहो। ठीक है, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।